जय हिंद। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे इससे पहले हम आपको पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। पहले दिन जो है सिर्फ पॉलिटी का क्वेश्चन था उसमें, तो वो क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व करा रहे हैं हम। जैसे वो सब्जेक्ट वाइज है, किसी दिन पॉलिटी का होगा, किसी दिन जियोग्राफी का होगा, किसी दिन हिस्ट्री का होगा, किसी दिन इकोनॉमी का होगा, किसी दिन इंडिया मैप का और वर्ल्ड मैप का हो जाएगा। अब सबको जब एक में मिक्सअप कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, तो छह सातों का मिला के अब जो है स्टैटिक जीके भी आपको मिलता रहेगा और अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते रहेंगे। प्लस ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स यहाँ पे नीचे आपको लिखा होगा किस किस चीज़ के लिए हो सकता है ये, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव क्लासेस। देखिए ये करंट अफेयर्स थोड़ा सा विस्तार में होगा, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन आया उसका आंसर बताया गया बात खत्म, ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका को उतना औचित्य नहीं रहेगा तो उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया जाएगा, उसके बारे में नॉर्मली बताया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताया जाना हमको उचित लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं ये ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बताना जरूरी है, तो उसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्लास आज फर्स्ट डे है और आज से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है इसमें ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन डाले गए हैं, ये आपको ऊपर दिखा दिया गया है कि ये क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारत के कौन दो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अभी वर्तमान में ही लगभग 20-21 तारीख को ये दो निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं, तो इसमें जो सही है आपका आंसर ये वाला, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार। कौन नियुक्त हुए हैं, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार। इनकी नियुक्ति को लेके, इनकी जो नियुक्ति हुई है, अब हमारा जो चुनाव आयुक्त है इसकी जो इसे हम लोग निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। अब इसकी चर्चा भाग 15 में है, जो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। कहां से कहां तक है, 315 से लेके भाग 15 में है 324 से लेके 329 तक। ये जो आपको निर्वाचन आयुक्त दो लोग दिख रहे हैं, ये तो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अच्छा, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आप देख रहे हैं इसमें वर्तमान में वो हैं राजीव कुमार इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, इसमें कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राजीव कुमार। ये जो निर्वाचन आयुक्त हैं, पहले जब हमारे यहाँ 1951-52 में चुनाव हुआ उस समय हमारे यहाँ सिंगल ही, जैसे आज वर्तमान में हमारे यहाँ निर्वाचन आयुक्तों की संख्या 3 है। टोटल संख्या कितनी है, 3 है। ये संख्या पहले 3 नहीं थी। जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुआ, ठीक है, जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुआ उस समय जब पहली बार हमारे निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन हुए। कौन हुए, सुकुमार सेन। जब ये निर्वाचन आयुक्त हुए पहली बार तो उस समय ये सिर्फ सिंगल थे, यानी हमारे यहाँ एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। लेकिन जब संविधान में संशोधन किया गया और जो उम्र है 21 वर्ष वोट देने की उस समय थी, उसको घटा के जब 18 वर्ष कर दिया गया तो हमारे यहाँ वोट देने वालों की संख्या इंक्रीज कर गई। ठीक है, वोट देने वालों की संख्या क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। जब वोट देने वालों की संख्या इंक्रीज कर गई तो ये सिर्फ एक ही सिंगल निर्वाचन आयुक्त जो है वो इसको संभाल नहीं पा रहे थे, तो उसमें दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, यानी ये संख्या 3 हो गई। ये संख्या 3 कब हुई, ये संख्या लगभग 1980 के समय ये 3 हुई। ठीक है, 1980 के दशक में ये
3 हुई। फिर जो है इसको चेंज कर दिया गया, इसको चेंज करके फिर कर दिया गया 1। लगभग 91-92 में 1991-92 में इसको फिर एकल सदस्यीय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसको एकल सदस्यीय फिर बना दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर इसमें संशोधन करके फिर 3 कर दिया गया। यानी पहले ये संख्या 1 थी, यानी सिंगल थी, दोबारा इसमें संशोधन किया गया तो 3 हुए, फिर संशोधन करके 1 किया गया, फिर 3 कर दिया गया। यानी वर्तमान में जो संख्या हमारे यहाँ के निर्वाचन आयुक्तों की है वो 3 है, ठीक है। तो इसमें वर्तमान में कौन हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? राजीव कुमार। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार। ये जो सुखवीर सिंह संधू आपको दिख रहे हैं, सुखवीर सिंह संधू अभी फिलहाल कुछ समय पहले NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। ये जो सुखवीर सिंह संधू दिख रहे हैं, ठीक है, ये पंजाब कैडर के IAS रहे हैं, ठीक, पंजाब कैडर के ये IAS रहे हैं। और दूसरे जो हैं ज्ञानेश्वर कुमार जो हैं ये जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटी थी उस पूरे मामले को संभालने के लिए इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। जब धारा 370 2019 में हट रही थी तो उस समय वहां के सभी कानूनी मामलों को संभालने के लिए ज्ञानेश्वर कुमार को नियुक्त किया गया था। ये जो है केरल से हैं, ये केरल कैडर के IAS रहे हैं। ये कहाँ के IAS रहे हैं? केरल कैडर के ये IAS रहे हैं। कौन? ज्ञानेश्वर कुमार। और ये सुखविंदर सिंह संधू पंजाब कैडर के IAS रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया? किस भाग में निर्वाचन आयोग की चर्चा है? भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा है, ठीक है। पहले कौन निर्वाचन आयुक्त थे? सुकुमार सेन। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये जो 2 लोग हैं, इन 2 लोगों से पहले एक निर्वाचन आयुक्त अभी हाल ही में, मतलब इनकी नियुक्ति से पहले 5-6 दिन पहले अरुण कुमार गोयल ने इस्तीफा दे दिया था अपना। उनका कार्यकाल 2027 तक था। उनका जो कार्यकाल था वो 2027 तक था, लेकिन कुछ ऐसे वजह पड़े या वर्तमान जो सरकार है उसका दबाव पड़ा या वर्तमान सरकार के कुछ कहने पे नहीं कर रहे थे वो उस हिसाब से जो है उनको जबरदस्ती अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, यानी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा उन्होंने दे दिया तो हमारे यहाँ के निर्वाचन आयुक्तों की जो पद थे खाली हो गए टोटल, क्योंकि 2 जो थे, एक तो फरवरी में रिटायर हो गए थे, एक जो मार्च में थे, वो उन्होंने अपने जबरदस्ती पद से इस्तीफा दे दिया, तो दोनों जो निर्वाचन आयुक्तों के पद थे खाली हो गए। और चुनाव भी वर्तमान में हाल ही में हो गया, अप्रैल में चुनाव में 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उन्हीं को देखते हुए इन दोनों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। अच्छा, इनकी नियुक्ति अब करता कौन है? इनकी नियुक्ति जो सरकार है वर्तमान में उसी के हाथ में, यानी प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अभी जो ADR है, एक ADR संस्था है, ठीक है, ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। ये ADR संस्था है, इसने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थे, सुप्रीम कोर्ट में इस ADR ने एक याचिका दायर किया था। इसने ये कहा था कि ये जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनको नियुक्त करने का जो अधिकार है ये सिर्फ सरकार को न दिया जाए, ठीक है, सरकार को न दिया जाए, सरकार हो इसमें प्लस विपक्ष, इसको ही न दिया जाए। इसमें हमारे देश के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी शामिल किया जाए, किसमें? निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनको नियुक्त करने में सरकार भी हो, विपक्ष भी और CJI भी हो, ठीक है। अब ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। खैर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पे बोल दिया है कि नहीं, देखिए सरकार के पास वो पावर है, सरकार जिसे कहना चाहती है, जिससे करवाना चाहती है नियुक्ति, वो उससे करवा सकती है। फिलहाल हम लोगों की उतनी जरूरत इसमें नहीं है। खैर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में CJI का होना एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार वर्तमान सरकार के हाथों में रहेगा तो विपक्ष की उसमें कोई भूमिका नहीं है। जैसे कांग्रेस के इन दोनों की नियुक्ति करते समय कांग्रेस के विपक्ष नेता थे अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी थे। उन्होंने अपना बयान दिया कि जब इन दोनों की नियुक्ति की जा रही थी तो उनको लगभग 50 से 60 नाम दिए गए थे, लेकिन अचानक जब नियुक्त करने की बात आई तो इन्हीं दोनों को नियुक्त कर दिया गया। उस विपक्ष का जो व्यक्ति था उसका कुछ भी नहीं सुना गया, ठीक है। तो उन्होंने अपना ये बयान रखा था कि ये गलत हो रहा है, इसमें CJI को होना चाहिए या CJI को इस पे एक्शन लेना चाहिए। खैर अब CJI और उनकी बेंच ने कह दिया कि फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे इस बारे में सोचा जाएगा,
ठीक है, तो समझ में आया। इसमें नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है। ठीक, और जब सरकार के पास रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है जब निर्वाचन आयोग अपने हाथ में रखी है तो चुनाव भी अपने हाथ में रख सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, इसमें क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? साइबर जासूसी, अब आप सोच सकते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं चाइना, जापान, रूस और ईरान जो दिया, सॉरी, चाइना, रूस, ताइवान और ईरान आपको दिया गया है, आप इसमें सोच सकते हैं, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा ऐसा देश है जिस पे प्रतिबंध लगाया गया होगा। ठीक है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी के अपराध में, साइबर जासूसी को लेके किस देश पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगा है चीन पे। ठीक है, ये चोट्टा चाइना जो है इसकी राजधानी है बीजिंग। ठीक है, इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इसको एक साई लिखते हैं ऐसे, शी जिनपिंग। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जाता है इसको, ये वहां का राष्ट्रपति है, ये सदैव के लिए हो गया है। ठीक है, ये वहां का सदैव के लिए हो गया है, अब यही रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा यही रहेगा। ठीक, हुआ क्या है कि चाइना की एक साइबर कंपनी है जो वहां के गृह राज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती थी। ठीक है, ये बयान है अमेरिका का और ब्रिटेन का, गृह राज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये जो साइबर है, जो साइबर मंत्रालय इसका है, ये इसी के अंतर्गत काम करता था। ठीक है, गृह राज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये साइबर वाला इसका काम करता था। अब ये जब साइबर वाले काम करते थे तो ये अमेरिका और ब्रिटेन में जो इनकी संस्थाएं थी, अमेरिका और ब्रिटेन की, जैसे वहां के पत्रकार, ठीक है, वहां के न्याय विभाग, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, इनमें ये सेंधमारी कर रहा था। ठीक है, इसमें जो है ये जो साइबर जासूसी कर रहा था कौन? चाइना का जो गृह राज्य मंत्रालय है, इसी के अंतर्गत ये साइबर काम कर रहा था। ठीक है, तो ये जासूसी कर रहा था इन लोगों के पीछे। जैसे आपने एक पेगासस स्पाईवेयर का नाम सुना होगा, जो एक इजरायली जो है साइबर जासूसी है, वो भी काम ही करता है उसी का ही। तो वो इजराइल का है, वो भी यही काम करता है कि किसी के फोन में घुस के उसके पूरे डाटा को लेके किसी को भी लीक कर सकता है, किसी को भी डाटा की इधर से उधर कर सकता है। यही काम ये कर रहा है साइबर जासूसी का चाइना। ठीक है, चाइना कर रहा है। अब चाइना जो है जब इस तरीके की बातें पकड़ी गई तो ब्रिटेन और अमेरिका ने इस चीज से उसके प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, हम जो है अपने इस चीज की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ठीक है, खैर चीन ने इस बात से मुकरा है, चीन ने अपना बयान जारी किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया। चोट्टा तुम ऐसा नहीं किए हो, ये बताइए कि इसका एक जहाज था, इसका एक जहाज हमारे, ये जो भारत का ये निचला भाग है, यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पे 2023 अगस्त में इसका जहाज यहाँ पे क्या करने आया था? यहाँ पे हम्बनटोटा बंदरगाह के पास क्या करने आया था? जासूसी करने ही आया था ना, क्योंकि हमारा जो श्रीहरिकोटा में हमारा जो इसरो का लॉन्चिंग पैड है, यहाँ पे इसकी जासूसी करने आया था कौन? ये हम्बनटोटा बंदरगाह पे ये अपनी जहाज लाया था, जासूसी वाला जहाज लाया था। ठीक है, यही नहीं, अभी सोचिए ये जो मालदीव है, यहाँ पे मालदीव के पास में हाल ही में भी 15 से 20 दिन पहले ये जो यहाँ पे अपना जहाज लाया था, ये जो मालदीव आपको दिख रहा है यहाँ पे अपना जहाज लाया था, यहाँ से जासूसी कर रहा था हमारे भारत की। ठीक है, और ये जो है गुब्बारे छोड़ता है, अमेरिका ने कैलिफोर्निया के पास में इसका गुब्बारा उड़ रहा था, बहुत बड़ा गुब्बारा, ये चाइना का है। ये जासूसी करता है, देशों की जासूसी करता है कि कौन क्या कर रहा है, किसी के नेवल जो बेस है कहाँ पे है, और कितनी जहाजें जा रहे हैं इसकी, या इसके यहाँ कौन से ट्रांसमिशन बैठाए जा रहे हैं, यही सब ये करता है चाइना। और जब एक बातें कर लेता है तो उन बातों से मुकरता भी है। खैर ये इसको परेशान करके रखा है, इस वाले को, ये जो ताइवान है इसके जस्ट बगल में ही है, इसको परेशान करके रखा है। ठीक है, इसको जब परेशान करता है तो चाइना, ये जो अमेरिका है और ब्रिटेन है, इस ताइवान का साथ देते हैं। जब ताइवान का साथ देते हैं तो ये चिढ़ता है तो वही गुब्बारा वगैरह, जहाज वगैरह उनके यहाँ भेजता है। खैर चाइना विश्व में इतनी तेजी से उभर रहा है कि आने वाले समय में वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। छोड़ ही सकता, क्या छोड़ ही दिया है, हर एक चीज नकली बनाता है, लेकिन वो असली हो जाता है। पता नहीं कैसे, जैसे कोरोना बनाया नकली टाइप का, जैसे एक प्रसिद्ध बातें है ना कि ये जो सामान्य बनाता है वो नकली बनाता है, लेकिन कोरोना ऐसा बनाया कि वो असली हो गया।
ठीक है। तो इसी तरह जो जासूसी का जो काम कर रहा है, ये असली काम कर रहा है जासूसी का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है, तो प्रतिबंध किस पे लगाया गया है, इसी पे, चाइना पे लगाया गया है, ठीक है। ये जो रूस है, ठीक है, ये रूस, ताइवान और ईरान, ठीक। रूस के इस समय जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। अब इसकी जो राजधानी है मॉस्को, मॉस्को इसकी राजधानी है रूस की, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो है इसके राष्ट्रपति हैं, हाल ही में चुनाव हुआ है और वो 80 से 90% वोटों से वो जीत गया है। खैर वो हर समय के लिए बन गया है, ठीक है, लेकिन वहां भी वो दिखाना चाहता है कि नहीं, हम भी एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन वहां पे भी तानाशाही चलती है। रूस ही है जो यूक्रेन पे हर समय लगातार वार करते जा रहा है, ठीक है, और जो है इसको नाटो में शामिल नहीं होने दे रहा है, ठीक है। नाटो में शामिल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें शामिल नहीं होने दे रहा है, ठीक है। ये है ताइवान, इसकी राजधानी है ताइपे, चाइना से ये अलग हुआ है, ठीक है, चाइना के जस्ट बगल में ही है। ये कहता है कि चाइना हमारा देश का भाग है, ये छोटा सा है, छोटा सा है, ये कहता है चाइना हमारा है, चाइना इसको कहता है कि तुम हमारे हो, ठीक है। ये इसी विवाद में उलझे हुए सब है, ठीक है। ये है ईरान, ईरान खुद के गृह युद्ध में फंसा हुआ अभी फिलहाल है, ठीक है। ये जो ईरान है इसकी राजधानी है तेहरान। भारत सरकार जो है यहाँ के ईरान पे एक चाबहार बंदरगाह ली है, वहां से अपना सामान अफगानिस्तान भेजने के लिए हम लोग रूट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ईरान है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या कर रहा है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 एक संस्था है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस एक संस्था है, के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा बना है, ठीक है। अब ये जीवन बीमा ब्रांड है, लाइफ से संबंधित जो ब्रांड है। अब हमारे यहाँ की जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो LIC है, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये संस्था आपको जीने से ज्यादा फायदा बता देती है कि आपको मरने में है ठीक है। ये संस्था ऐसी है, ये जो संस्था है इसकी स्थापना लगभग 1955-56 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1955-56 में हुई थी, ठीक है। अब जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये जो विश्व में सबसे मजबूत लाइफ ब्रांड जो बना है, इसी का बना है, इसी ने अपना सबसे मजबूत ब्रांड बनाया है। यानी अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है, कोई निवेशक कंपनी जो है ज्यादा पैसे वाली है, म्यूचुअल फंड वाली है, ठीक है, लगभग इसके 31 लाख करोड़ इसके हैं, ठीक है, 31 लाख करोड़ इसका जो पूंजी इन्वेस्ट टोटल है 31 लाख करोड़ का, ठीक। इसमें लगभग 1,11,000 के करीब इसमें कर्मचारी कार्यरत हैं, 1,11,000 के लगभग कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं, ठीक है। तो जो LIC है, LIC जो है सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड बना है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन तो आप बताएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो है सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड बना है, ठीक है। कौन सी कंपनी का ये, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, ठीक है। आगे देखिए इसका, कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो है पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अब मिस यूनिवर्स होता क्या है, मिस यूनिवर्स जो है ये मानवीय कारणों का, जैसे एक होता है मिस वर्ल्ड, एक होता है मिस वर्ल्ड, एक होता है मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स है, ठीक है। भारत ने मिस वर्ल्ड को जीता है 6 बार, मिस यूनिवर्स को जीता है 3 बार, ठीक है। इसकी जो पहली विजेता है सुष्मिता सेन है, पहली विजेता सुष्मिता सेन है, ठीक है। दूसरी है लारा दत्ता, तीसरी है हरनाज संधू, ठीक है। ये 1994 में जीती थी, ये 1997 में जीती है, ये जीती है 2021 में, ठीक है। और इसमें 6 है, पहली जो है रीता फारिया है, ठीक है, रीता फारिया इसमें है, फिर डायना हेडन है, ठीक है, डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा PC जिसे कहते हैं, और ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं, वो ऐसे करके 6 बार भारत ने अपना खिताब, इसको मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, ये जो आपको दिख रहा है, मिस यूनिवर्स जो है
मानवीय कारणों को बताता है, मानवीय कारणों पे बात करता है। जबकि जो मिस वर्ल्ड है मानवीय मुद्दों पे बात करता है, मानवीय मुद्दों पे बात करता है, यानी ये सुंदरता से संबंधित है। ठीक है, सुंदरता से संबंधित है, या नहीं बताता कि विश्व की सबसे सुंदरी कौन है, तो नहीं लोग कहते हैं कि विश्व की सबसे सुंदरी जो है ऐश्वर्या राय बच्चन हुई। खैर ऐश्वर्या राय बच्चन विश्व की सबसे सुंदरी हुई, उनसे भी पहले रीता फारिया थी, वो हुई, डायना हेडन है, प्रियंका चोपड़ा है, ये जो लोग हैं ये लोग विश्व सुंदरी हैं। ऐसे बात थोड़ा कि सिर्फ ऐश्वर्या राय ही हुई। खैर वो चर्चे में आ गई बिग बॉस को लेके, यानी अमिताभ बच्चन को लेके थोड़ा ज्यादा वो चर्चे में आ गई थी। ठीक है, अब ये मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, एक और होता है मिस अर्थ, एक होता है मिस अर्थ। ठीक है, मिस अर्थ सिर्फ भारत एक बार जीता है 2010 में, भारत मिस अर्थ सिर्फ एक बार जीता है 2010 में। हमने मिस वर्ल्ड 6 बार जीता है, मिस यूनिवर्स का खिताब हमने 3 बार जीता है, मिस अर्थ का खिताब हमने 1 बार जीता है 2010 में। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड जो है आपके मानवीय मुद्दों की बात करता है, जबकि मिस यूनिवर्स जो है मानवीय कारणों की बात करता है। 2021 में जब हरनाज संधू से पूछा गया था कि आप मनुष्यों को किस प्रकार से देखती हैं, तो वो बोली थी कि कोई भी व्यक्ति हो, एक दूसरे की बातों को समझना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप किसी के बातों को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आपके अंदर गलती है कि आप उसकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, या उसके द्वारा कही गई बातों को आप अमल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी के द्वारा कही गई जो बातें हैं उसके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आई होंगी। ठीक है, तो वो मानवीय कारण है ना, यानी हमारे दिमाग में क्या आया है ये हम जानते हैं, आपके दिमाग में क्या आया है आप जानते हैं, तो मानवीय कारण है, ये सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो है वो जवाब दी थी इस चीज का, तो हरनाज संधू 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है, समझा रहा है चीज। ये जो है मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर जो है 2017 में, मानुषी छिल्लर 2017 में हमारे यहाँ की मिस वर्ल्ड बनी थी। 2017 में मानुषी छिल्लर जो है मिस वर्ल्ड बनी थी, यही लास्ट है। ठीक है, मानुषी छिल्लर लास्ट है, यानी रीता फारिया, डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और मानुषी छिल्लर जो है 2017 में जो है लास्ट जीती हैं, यानी भारत मिस वर्ल्ड 6 बार, मिस यूनिवर्स 3 बार और मिस अर्थ जो है हमने 2010 में 1 बार जीता है। अब इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा देश जो है पहली बार इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, तो इसमें जो भाग ले रहा है ये सऊदी अरब, ये है एक इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब। अब जब से ये इनका अलका खातून ऐसा कुछ नाम है इनका, ठीक है, अलका खातून है, वो सऊदी अरब की है। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद की रहने वाली है, वो वहां की हैं ये। और इस्लामिक कंट्रियों में, जो इस्लामिक कंट्री है उस इस्लामिक कंट्रियों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला ने यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भाग लिया है, ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, तब ये जो है बात है इतनी चर्चे में आई है, इसलिए चर्चे में आई है क्योंकि अब जो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, ये जो देश हैं ये अब अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बड़े मंच पे उभर के आना चाहते हैं। ठीक है, जब ये उभर के आएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, एमडी मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, ये देखिए इनका दिमाग थोड़ा सा अलग है। सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री है, या और जो अन्य इस्लामिक कंट्रियां हैं ये लोग महिलाओं को उतना स्वतंत्रता नहीं देती हैं जितना भारत देता है, या और अमेरिका देता है, चाहे ब्रिटेन देता है। ठीक है, ये लोग जो है उतनी स्वतंत्रता महिलाओं को नहीं देते हैं। जब उतनी स्वतंत्रता आप महिलाओं को नहीं देंगे तो महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व नहीं कैसे कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो जो सऊदी अरब है यहाँ की महिलाएं अपना पासपोर्ट तक नहीं बनवा सकती थी बिना घर की अनुमति से, वो कहीं घूमने नहीं जा सकती थी, वो अपने जो बाल है ऐसे ढक के ही रखती थी, उसको ओपन नहीं करती थी, क्योंकि अगर मिस यूनिवर्स में आप जाएंगे तो ये बाल ढक के नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जैसे आप ये जो ईरान है, ईरान में महसा अमीनी जो 21 साल की लड़की थी वो मर गई, किसको लेके, बुरके को लेके ही, कि नहीं हम जो है बुरका नहीं पहनेंगे, उसी को लेके वहां की मोरल जो नैतिक पुलिस है जो धर्म को लेकर थोड़ा सा एक्टिव रहती है, उस पुलिस ने उस महिला की जान ले ली। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर आपको बुरका ही इसमें पहनना रहता है तो ये जो महिला है सऊदी अरब की अलका खातून, ये कैसे जाएगी, कैसे वहां पे जाके प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसी जब आप अपने चेहरा दिखाएंगे, अपना बाल खुला हुआ दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके इस्लाम का जो आपके धर्म में ऐसा सिस्टम है कि उसका उल्लंघन होता है, आपके धर्म का
विरोध करते हैं, अगर ऐसे लोग कपड़े निकालते हैं या ऐसे कपड़े खोल के रखते हैं, अपने सर बाहर जो उघाल के रखते हैं सर वगैरह, तो ये आपके धर्म का उल्लंघन है। लेकिन ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, इन सभी चीजों से वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछे क्वेश्चन कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स में भाग ले रहा है, या आने वाले समय में आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने मिस यूनिवर्स में पहली बार भाग लिया है, तो ये आप बताएंगे सऊदी अरब। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्लामिक कंट्री या अरब प्रायद्वीप का ऐसा कौन सा देश है अरब प्रायद्वीप का ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार जो है मिस यूनिवर्स में भाग लिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछेगा किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, आगे आइए। पांचवा क्या करा है भारतीय सेना ने, ये पहली बार नहीं है, ये इस साल का प्रथम सम्मेलन जो सेना कमांडर है, इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसका जो सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में इसमें इतनी तेजी से विवाद चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे हम लोग प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं, ये जो है पैसे से संबंधित अगर कोई घोटाला रहता है, तो उस चीज की जांच करती है। ईडी जो है अगर पैसे से संबंधित कोई घोटाला रहता है, या किसी ने पैसा लिया है या किसी ने पैसा दिया है, और उसकी जो बातें हैं, जो जानकारी है भारत सरकार को नहीं पता है, तो वो जो है अगर कहीं गड़बड़ी हो तो उस चीज की जांच कौन करता है, ईडी। ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में इसने उनको गिरफ्तार किया है। किस घोटाले में? शराब घोटाले में। खैर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि खैर उनको एक बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति है, उन्होंने अपना बयान दिया है कि नहीं हमने अरविंद केजरीवाल को इतना पैसा दिया है, उसी बयान पे ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो जब ईडी गिरफ्तार कर ली है तो सुप्रीम हाई कोर्ट में जब बयानबाजी हो रही थी और अरविंद केजरीवाल को वहां पे लाया गया, तो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि आप ऐसा ये किसी के एक बयान पे हमें गिरफ्तार कर लिए हैं, तो आप बताइए कि अगर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ ऐसा बयान दें, या हम कहें कि हमने इनको 400 करोड़ या 500 करोड़ हमने घूस दिया है, तो क्या आप इस कहने पे उनको गिरफ्तार कर सकते हैं? जिसपे न हाईकोर्ट के जज बोले, न ईडी के कोई जो संस्थापक हैं, मतलब जो उनके अध्यक्ष वर्तमान में वो, या जो उनको गिरफ्तार करके ले गए लोग, वो कुछ नहीं जवाब दे पाए। खैर अरविंद केजरीवाल को उनको अनुमति मिली है कि आप जेल के अंदर, कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है कि आप जो है जेल से ही सरकार को अपना चला सकते हैं। तो खैर वो अपना सरकार चला रहे हैं। तो जो दिल्ली है, दिल्ली में ये जो है 28 मार्च को ये बैठक हुई थी। ठीक है, इस समय जो सेना के हमारे अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे हैं, इसकी अध्यक्षता वही करेंगे, मनोज पांडे जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अभी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, ये जो सेना कमांडर की बैठक हो रही है, ठीक है, जो सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन हो क्यों रहा है? ये सम्मेलन जैसे हमारी जो सेना है उसका वो हमारे देश के लोगों के प्रति अपना कैसा भाव रखे, ठीक है, या और जो हमारी सेना है कहीं भी किसी भी राज्य में जा रही है तो वहां कैसा अपना बर्ताव करे, हमारी सेना का प्रगति कैसे हो, उसका बातें, उसी चीज की चर्चा के लिए ये जो सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, अब मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, थल सेना के अध्यक्ष हैं। अब ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। थल सेना के अध्यक्ष इनसे पहले एक थे एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, आपने नाम सुना होगा, मनोज मुकुंद नरवणे ये जो है एक किताब लिखे हैं, 4th स्टार ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, 4th स्टार ऑफ डेस्टिनी, यानी आप जब कभी हमारे थल सेना के अध्यक्ष को देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर के पट्टी पे उनको ये 4 स्टार लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी उनके लगा रहता है स्टार वगैरह। तो उन्होंने यही लिखा है कि 4th स्टार ऑफ डेस्टिनी। इसमें इन्होंने जो हमारे देश के 4 साल की नौकरी की गई है अग्निवीर, जो अग्निवीर है 4 साल की गई है, उसी की चर्चा है कि अग्निवीर को कैसे लाया गया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी, उसकी चर्चा उन्होंने इसमें कहा है। खैर इससे पहले जो हमारे बिपिन रावत अध्यक्ष थे, बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे, ठीक है, सीडीएस थे हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे, ये खैर अभी नया पद आया है, अमेरिका से हम लोग इस पद को लेकर प्रभावित हैं। ठीक है, तो जो सीडीएस है हमारे पहले कौन थे? बिपिन रावत है। खैर उनकी दुर्घटना
में मृत्यु हो गई। चॉपर जो था उनका क्रैश कर गया ऊटी के साइड, तमिलनाडु में ऊटी के साइड जो है उनका चॉपर क्रैश कर गया और उसमें उनकी पत्नी के साथ उनका देहावसान हो गया। ठीक है, पिछले 3 साल हो गए उनके। तो ये जो सीडीएस थे पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। ये जो है 4 साल की जो नौकरी है उसी के खिलाफ थे, वो ये नहीं चाहते थे। ठीक है, खैर अब हम कैसे कह सकते हैं कि क्या इसमें घटना कैसे घटी, क्या हुआ? लोग कहते हैं कि सरकार का इसमें कहीं हाथ था। खैर हाथ था या नहीं था तो सरकार जाने, इस पे कोई रिपोर्ट आज तक पता नहीं चला कि कैसे उनकी दुर्घटना हुई, कैसे वो मारे गए। लोग मौसम का वजह देके, रीजन देके बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई। खैर हम लोग भी मान लिए, अब आगे देखा जाए क्या होता है। इसमें जो वर्तमान में सीडीएस है कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है, वर्तमान में जो सीडीएस है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये नई दिल्ली में हो रहा है। अब इस जो आयोजन होगा इसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में भाग लेंगे। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखें। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 277 रन, 277 रन 3 विकेट पे बनाई है सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद ने, ये जो है हैदराबाद के राजीव गांधी, ठीक है, हैदराबाद के राजीव गांधी मैदान में इसने जो है इसको बनाया है और ये रिकॉर्ड तोड़ा है इसने जब ये 2000 इसने पुणे, ठीक है, पुणे एक, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद है, सीएसके है, ठीक है, उसी तरह ये जो है उस समय फ्रेंचाइजी थी पुणे की। ठीक, इसने जो है उस समय आरसीबी, जिसको आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसने 265 रन बनाया था। ठीक, इसने 265 रन बनाया था, इसी का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। किसने? सनराइजर्स हैदराबाद ने। ठीक है, अब तक हमारे पूरे आईपीएल के इतिहास में इतना बड़ा स्कोर किसी ने नहीं बनाया है, यानी 277 रन आज तक कोई नहीं बनाया है। ठीक है, आईपीएल जो है इसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक, इंडियन प्रीमियर लीग इसकी शुरुआत हुई 2008 में। ठीक, स्थापना इसकी 2007 में हो गई थी। ठीक है, ललित मोदी जो है, ललित मोदी इसकी स्थापना किए थे। यह एक जो है 2020 कार्यक्रम है। ठीक है, यानी ये जो कार्यक्रम है 20 ओवरों का होता है। आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग शुरुआत इसकी 2008 में हुई है। अब तक जो 2024 में हो रहा है, खैर आईपीएल की शुरुआत हो गई है और ये जो है 17वां संस्करण है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? 17वां। इस जो संस्करण है ये 17वां है, 2024 में चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, 22 या 23 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आईपीएल कौन सा? अच्छा, इसके जो वर्तमान में ये किसके अंतर्गत खेला जा रहा है? टाटा आईपीएल। यानी अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इसका प्रायोजक कौन है, तो टाटा आईपीएल आप देख रहे होंगे, जब उस पर लिख के आता है तो लिख के आ रहा है टाटा आईपीएल। जब जियो सिनेमा में आप देखेंगे तो ये लिख के आ रहा है कि इसके प्रायोजक कौन है, तो वर्तमान में जो इसके प्रायोजक हैं टाटा आईपीएल है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है अब तक, यानी ये 16 हो चुके हैं, 17वां है ये। ठीक, 5 बार जीती है मुंबई इंडियंस। ठीक है, 5 बार जीती है मुंबई इंडियंस और 5 बार जीती है सीएसके। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस। ठीक, 5 बार जीते हैं। 1 बार जीती है गुजरात टाइटंस। ठीक, इससे पहले जो 2023 में हुआ था उसको गुजरात टाइटंस ने जीता है। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 बार जीता है। ठीक है, आज तक कभी रील्स में अधिकतर वायरल होता है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आज तक कभी नहीं जीते। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलोर है, आरसीबी, वो आज तक कभी भी ये फाइनल इसका जीती ही नहीं है। ठीक है, ये 20 ओवरों का मैच होता है। ठीक, समझ में आया? तो सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब 7वां है कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? इसके प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो इसके नियुक्त हुए जो सदानंद दाते। ठीक है, अब जो ये एजेंसी है ये जांच करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो है एक जांच संस्था है जो जांच करती है और इसके जो प्रमुख नियुक्त हुए हैं कौन है? तो इसके नियुक्त हुए हैं सदानंद दाते। ये याद रखिएगा
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। ये कई ऐसे मामले हैं जिसमें जांच करेंगे, जैसे कहीं बम का सिस्टम है वहां की जांच कर दे, ठीक है, या हमारे देश में और विदेश से कुछ ऐसा मामला घटा, ठीक है, तो वहां पे जांच कर सकते हैं। दो देशों के बीच, हमारे देश में और अन्य किसी देश के बीच कुछ हुआ तो वो जो है उसको जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय जांच संस्था, ये जो है इसके कौन प्रमुख नियुक्त हुए हैं? सदानंद दाते, ठीक है। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उसने लॉन्च किया है सी विजिल, ठीक है। कौन सा लॉन्च किया इसने? सी विजिल। अब जो सी विजिल है, अब सी विजिल के लॉन्च करने का एक सबसे बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, इस समय चल रहा है आचार संहिता, इस समय चल रहा है आचार संहिता, और इस आचार संहिता का लोग उल्लंघन बहुत तेजी से करते हैं। इस आचार संहिता का उल्लंघन लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज? आचार संहिता का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, इसको हमारी जो निर्वाचन आयोग है या जो लोग निर्वाचन अधिकारी हैं, ये निर्वाचन अधिकारी उन व्यक्तियों को पकड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। निर्वाचन अधिकारी जो हैं उन व्यक्तियों को पकड़ नहीं पा रहे थे। जब उनको ये पकड़ नहीं पा रहे थे तो निर्वाचन आयोग सोच रहा था कि हम क्या करें ऐसा, ठीक है, हम ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा काम करें कि जो लोग निचले स्तर पे ऐसे गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, ठीक है। तो उसने इसको चालू किया, सी विजिल को, ठीक है, उसने सी विजिल को चालू किया। अब जब इस सी विजिल को चालू किया गया तो ये एक प्रकार का ऐप है, ठीक है, एक प्रकार का ऐप है। अब जो एक ऐप है, इस ऐप से अब करना क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 5 जगह इकट्ठे होकर राजनीतिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो बात विवादित है, ठीक है, या किसी पार्टी का कोई व्यक्ति दारू बांट रहा, आप देख रहे होंगे कि पार्टियों के जो लोग हैं दारू बांटते हुए, पीते हुए लोगों को पैसे देते हैं या दारू बांटते हैं, तो आप उस चीज का वीडियो बना के, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आप जो है इस ऐप पे डाल दीजिए, ठीक है। आप जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर होगा, RO, जिसे हम लोग RO कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एक होता है RO और RO, एक रिव्यू ऑफिसर होता है, एग्जाम होता है हमारे उत्तर प्रदेश का, खैर इसका पेपर लीक हो जाता है। एक है रिटर्निंग ऑफिसर जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिला के, ठीक है। अभी खैर बहस हुआ था कल परसों बहस हुआ, अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी मारे गए उनके भाई से, तो गाजीपुर के DM है आरिका खौरी, वो जो है बात करती हैं तो उनसे कहती हैं कि मैं देखिए मैं जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ, आप हमसे बहस मत करिए, हम आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, और वो बोलती भी हैं कि मैं एक रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो आप जब सभी आप लोग न्यूज वगैरह देखते हैं तो इन सभी बातों पर ध्यान दिया करिए कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो ये जो है रिटर्निंग ऑफिसर है, ठीक। तो ये जो सी विजिल ऐप है किसने चालू किया है? चालू किया है निर्वाचन आयोग ने। किस चीज के लिए? जो आचार संहिता संबंधित है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो हमारे देश के नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि आप जो है कोई वीडियो बनाइए, कोई फोटो खींचिए, आप 2 मिनट का वीडियो बनाइए, और 2 मिनट का वीडियो बनाते समय आप लोकेशन टैग कर दीजिए, जैसे आप कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, उसमें लोकेशन होता है, ठीक, आप उसको कर दीजिए टैग, आप टैग करके बता दीजिए, आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपना देख के उसको वहां पे पहुंच के उस चीज की समीक्षा कर लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बीते 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, ठीक है। बीते 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो अभी जो मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, अभी जो बीते 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो जो 26 मार्च है, आप 26 मार्च 1971, ये जो डेट है आप याद रखिए, ये जो है हमारे NRC से संबंधित है, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से NRC से संबंधित है। 26 मार्च 1971 को हुआ क्या था, इस दिन ये जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश, इसी का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। हमने खैर इसका नाम पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, इसका नाम पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। अभी पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में इसे इंदिरा गांधी ने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में हमने इसको बांट दिया, ठीक है। 26 मार्च 1971 को ये घटना घटी कि यहाँ से जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ के लोग असम की साइड भागने लगे, ठीक है। यानी जो हमारे भारत का
ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो बांग्लादेश है, इसका इधर उधर लोग भाग, यानी पश्चिम बंगाल में, असम वगैरह में लोग घुसने लगे। ठीक है, तो जो 26 मार्च है, इसी दिन जो है ये बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? भारत का था। भारत ने ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। ठीक है, बंदी बनाया था 93,000 सैनिकों को 1971 के समय ही। जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज उसका वर्तमान में नाम क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश की जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है। ठीक है, शेख हसीना है। इनके पिता जो थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो है ये वहां के राष्ट्रपिता के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को जो है वहां के राष्ट्रपिता के रूप में देखा जा सकता है, नहीं देखा जाता है। ठीक है, वो वहां के राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। उन्हीं की लड़की हैं शेख हसीना, जो वर्तमान में वहां की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश है, इसी का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये जो म्यांमार है, म्यांमार आपको दिख रहा होगा, म्यांमार में अभी फिलहाल वर्तमान में तानाशाही में सैनिक का शासन है। ठीक है, वहां पे सैन्य शासन है। 2021 में आंग सान सू की को ये कह के उनको जेल में डाल दिया गया कि नहीं, आपने जो निर्वाचन किया है, आपने जो चुनाव जीता है, वो अवैध तरीके से जीता है, यानी आपका जो चुनाव हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है और आपने धांधली करके इस चुनाव को जीता है। इसको कह के वहां पे तख्ता पलट कर दिया गया और वहां पे सैन्य शासन ला दिया गया, और तब से ही 2021 से ही वहां पे सैन्य शासन है। ठीक है, म्यांमार जो है आपका अफीम उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी हो गया है। ठीक है, म्यांमार अफीम उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी हो गया है। ये श्रीलंका, ठीक है, जबरदनपुरम, ठीक, कोलंबो, इसकी कई अन्य राजधानियां रही हैं। नेपाल, ठीक है, ये आपके बगल में ही, हम लोग यहाँ पे फ्री में ही चले जाते हैं घूमने। खैर यहाँ के एक प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली। ठीक है, वो जो है हमारे देश के विरोध में बातें कर रहे थे, खैर वो प्रधानमंत्री वहां के नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बीते 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? बांग्लादेश को। आप इस 26 मार्च से इस 26 मार्च 1971 तक की बात देखेंगे। ठीक है, 26 मार्च 1971 की बात आप देखेंगे। ठीक है, ये एनआरसी से संबंधित है, हमारे यहाँ एनआरसी। अब खैर सी हमारे यहाँ लागू हो गया है। ठीक है, 2019 में ये आया था, अब ये लागू हुआ है 2024 में। ठीक है, पूरे देश में सीए लागू है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आप जाके हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, पीछे हमने इसको बनाया है। ठीक है, आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये जो ILO है, ILO इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है। ठीक, अब इसी का मुख्यालय यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य, इंटरनेशनल जो है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था का जो मुख्यालय है इसी जिनेवा में ही है। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ का भी मुख्यालय जिनेवा में ही है, और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य का भी मुख्यालय जिनेवा में भी है, जिनेवा में ही है। ठीक है, तो ये इसने ILO ने एक रिपोर्ट जारी किया है, ILO प्लस IHD। ठीक है, ILO प्लस IHD इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया है, और इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 83% जो युवा हैं, 83% युवा जो है बेरोजगार है, युवा है। 100% युवा में से भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। हमारे भारत जो है युवा का देश है। ठीक, अब इसमें 83% युवा बेरोजगार है। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लिए है कि 83% युवा बेरोजगार हैं। इसको जारी किसने किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और IHD। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इस संस्था ने इन दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है। ठीक है, हमने इस पे भी आपको एक वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना है, आप वहां पे जाके देख लीजिए कि इसने किस तरीके से इस बेरोजगारी को लाया है। ठीक है, तो किसने जारी, कितना परसेंट है ये आपका 83% है। किसने जारी किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, जिसकी राजधानी बर्न है। ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है,
ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक, समझ आ रहा है? कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। जिनेवा जो है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसका मुख्यालय है। जिनेवा में ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं जिसका मुख्यालय यहाँ पे जिनेवा में है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, खैर ये पहला दिन था, थोड़ा हम भी उतने प्रैक्टिस में नहीं थे, क्योंकि देखिए कोई भी चीजें जो होती हैं तो आदमी जब पहली बार उतरता है उस पे, तो अपने आप को सोचता है कि हम कैसे प्रकट कर दें इस पे। ठीक है, तो निखारना एक नहीं होता है, निखार अपने अंदर लाना बहुत जरूरी होता है। आप अपने अंदर निखार कैसे ला रहे हैं? ठीक है, तो हम भी अपने अंदर निखार ला रहे हैं। ठीक, हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको थोड़ा अच्छी लगी होंगी। ठीक है, अच्छी तो लगेंगी ही। खैर हम थोड़े से नए थे, तो अभी हमारे अंदर भी कहीं न कहीं थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर है। डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन होता है ना थोड़ा, पहली बार अगर आप किसी भी नई चीज़ को लेके आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हिचक जाएँगे, डर जाएँगे, ऐसा हो जाएगा, वैसे कोई बाकी हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था, हमने बता दिया आपको। खैर ये जो है हमारा क्लास स्टार्ट हो गया, हम पढ़ाते रहेंगे इस पे। ठीक है, हम ऑनलाइन तो नहीं आ रहे हैं, लाइव तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डेड करके आपको डालते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देते रहेंगे हम, और आप आके इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, हमें आशा है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। हमारे द्वारा बात जो जानकारी साझा की गई है आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।